और सबसे ज्यादा वोटिंग जो आकी गई है वो 3 बजे तक 52% मतदान हुआ है अंबेडकर नगर में। और ऐसे में अब लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की कोशिश में है। मतदान केंद्रों पर, बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, युवक, युवतियां सभी वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं 10 जिलों की 57 सीटों के लिए। और ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि आखिरकार आज जब बुजुर्ग निकला है छठे चरण की वोटिंग के लिए तो उनके जहन में क्या कुछ मुद्दे हैं। युवा निकला है, क्या उसके जहन में बेरोजगारी का मुद्दा है। युवती निकली है, क्या महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। महिला अगर वोटिंग करने के लिए निकली है तो महंगाई से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, या फिर वही जिस तरीके से पुराने ढर्रे पर राजनीतिक समीकरण बनते चले आ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां जिस ओर जाति और धर्म की बात करती हैं, असल मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर रमेश वर्मा स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है और ऐसे में अंबेडकर नगर में 52% वोटिंग हो चुकी है। डॉक्टर रमेश वर्मा, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, 3 बजे तक लोगों के जहन में क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि अब चुनाव पश्चिम से अवध होते हुए पूर्व की ओर बढ़ चुका है। देखिए, जो मुद्दों की बात है जी, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो राजनीतिक दलों के मंच से मुद्दों की बात कम आती है जी, बयानों की, आरोप की, वार पलटवार की शोर ज्यादा दिखाई देता है। स्थानीय मुद्दे इसमें चले हैं और जिसमें एक मुख्य रूप से आवारा जानवर की समस्या है जी, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की है। इसीलिए सपा ने कल ही जब अपने गोरखपुर से अपने शुरुआत की थी तो उन्होंने सबसे पहले महंगाई का मुद्दा उठाया था और कहा पूछिए जी कि क्या हो रहा है। इसी तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया, क्योंकि यहाँ से बहुत से लोग पलायन करके मुंबई जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए कि ये पूर्वांचल से सबसे ज्यादा लोग मुंबई काम करने जाते हैं और यही कारण है कि गोरखपुर से सबसे ज्यादा ट्रेनें मुंबई के लिए चलती हैं जी, और लंबी लंबी कतार वाली चलती है, ज्यादा संख्या में बोगियां होती हैं ताकि लोग वहां पर पहुंच जाए जी। तो मुद्दे तो सब ये हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि मुद्दे गौड़ हो जाते हैं और शोर शराबा ये सब आगे हो जाता है। हालांकि शोर शराबा प्रचार का नहीं हुआ, बयानों का जरूर हो गया। किसी ने गुड्डे, किसी ने गर्मी, किसी ने सर्दी, किसी ने चर्बी, इस तरीके की बातें हुई हैं। तो मुद्दे तो स्थानीय हैं भी, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन सच बात तो ये है कि मुद्दों से ज्यादा जो वहाँ की परिस्थितियां, जो आपने पहला शब्द कहा था कि क्या परंपरागत वोट पड़ेगा जी, तो परंपरागत का मतलब सीधे सीधे जातिवाद पर जी, और लगता भी है, और लगता ही नहीं बल्कि जिस तरीके के गोड़ा भाग किए जा रहे हैं उस हिसाब से वहां पर अभी भी जातिवाद का बोलबाला है और उसी आधार पर वोट पड़ेंगे। और राजनीतिक दलों ने जो अपने कैंडिडेट खड़े किए इसी आधार पर खड़े किए हैं और उनकी भी अपनी एक गणित है कि हम सरकार कैसे बनाएंगे जी। ठीक बात है। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जो हमारे दर्शक हैं वो ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से इन 57 सीटों में पिछली बार की अगर बात की जाए तो 48 सीटें लगभग बीजेपी को मिली थी, 2 अपना दल उन्हीं की सहयोगी और 2 भाजपा को मिली थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास 2017 में सिर्फ 2 सीटें आई थी इन 10 जिलों की अगर बात की जाए 57 सीटों की। अगर बात कर ली जाए 2012 की, जब चुनाव हुए थे तब समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी, लगभग 224 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को। उस वक्त इनको ठीक ठाक सीटें मिली थी, यानी लगभग 36 सीटें, और 36 से 2 पर 2017 में एक बहुत बड़ा इन्होंने नुकसान झेला था समाजवादी पार्टी ने। ऐसे में क्या 2012 वाला प्रदर्शन दोहरा सकती है समाजवादी पार्टी, या फिर बीजेपी फिर से छक्का लगाएगी? देखिए, 2017 में चुनाव हुआ और जो 22 में हो रहा है, इसमें बड़ा अंतर है। एक लंबे समय के बाद जी जो भारतीय जनता पार्टी है बड़े धमक के साथ जी चुनाव मैदान में उतरी थी और उस समय मोदी का चेहरा और मोदी का जादुई जो करिश्मा है वो बोल रहा था।
जी। उस समय योगी आदित्यनाथ नहीं थे, जी बिल्कुल, ध्यान रखिए, पिक्चर में नहीं थे। उस समय मोदी केवल चले। जी जी बिल्कुल। और मोदी से एक जनता में विश्वास पैदा हुआ जी कि हमको चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे देश की तरक्की का मामला हो, चाहे आस्था का मामला हो, कोई भी मामला होगा, लेकिन जो है मोदी पर भरोसा, और ध्रुवीकरण भी तेजी के साथ हुआ। जो तुष्टीकरण की बात बार बार हो रही थी जी, उसका भी सफाया हुआ। तो ऐसी परिस्थितियों में 2017 का चुनाव जी। एक नई आशा, नए विश्वास, नए विचार के साथ आया, और यही कारण है कि ये जो असामान्य सा जो चुनाव हो गया जी। उसमें सपा 2 पर चली गई और अच्छी मेजॉरिटी के साथ एक पहाड़ खड़ा कर दिया बीजेपी ने। ये स्थिति थी। तो उस समय के इलेक्शन और इस समय के इलेक्शन में बहुत अंतर है। जी डॉक्टर रमेश वर्मा जी, एक चीज जरा दर्शकों को बताने की कोशिश कीजिए, क्या इस बार जो जनता है जब वोट डालने जा रही है, क्या जनता के रुख को राजनीतिक दल भांप नहीं पा रहे हैं? क्योंकि जब भी वरिष्ठ पत्रकारों से बात होती है, आपसे बात होती है, आप लोग अक्सर इस एंगल का जिक्र करते हैं। इस बार जनता जो है उसका रुख कोई राजनीतिक पार्टी जो है कोई भी रुख नहीं भांप पा रही कि आखिरकार जनता किस ओर जा रही है, किस पार्टी के लिए जा रही है। देखिए रुख साफ है। अगर आप देखिए जनता भी बहुत ही होशियार है, और इस बार देखिए तो जनता चुप भी है ज्यादा जी। और चुप होने का एक कारण ये भी है कि जो शोर शराबे का प्रचार होता है वो नहीं हो रहा। हाँ, एक ये भी बात है। जब पब्लिक इन्वॉल्व भी नहीं होगी तो आपको कौन है? आप कोई अकेले जनता थोड़ी जिंदाबाद और नारे लगाते हुए निकलेगी वोट दो वोट दो, ये सब नहीं होता है। तो ये तो जब पॉलिटिकल पार्टीज निकलती हैं, हाँ, जुलूस निकाल के जनसभा, तब होता है, वो हुआ नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जहां तक पार्टी की बात है तो लोगों ने मन पहले से बना रखा था, चाहे वो जातिवाद के आधार पर बनाया हो, चाहे धर्म के नाम पर बनाया हो, चाहे आस्था के नाम पर बनाया हो, चाहे जो लाभ मिला है, ये इसकी भी एक बड़ी अहम भूमिका है कि फ्री राशन, सिलेंडर, बिजली और नल से पानी, और इसका भी एक बहुत रोल है, और प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान। तो इस तरीके से बटा और वो अपनी मानसिकता बना के चला। हाँ, एक पॉइंट और भी सबसे जबरदस्त रहा, वो था लॉ एंड ऑर्डर का, लव जिहाद का। और ये भी मुद्दा जब लोगों में जहन हुआ तो ये लोगों ने पहले से मन बना लिया और उन्होंने जाकर के वोट डाल दिया। अब वोट पड़ गया, इसलिए कोई ये कहे कि क्या, बल्कि सब अपने दिमाग से बिल्कुल निश्चिंत थे, उनकी मानसिकता थी और उसी आधार पर वोट पड़ा है। ठीक है, उसी आधार पर वोट पड़ा है। अगर बात की जाए राजनीतिक दलों की, पश्चिम से चुनाव शुरू हुआ था, जैसा मैंने पहले जिक्र किया डॉक्टर रमेश वर्मा जी, तो उस वक्त जो जुबानी जंग थी, यानी अगर जो सियासी तीरों की बात की जाए तो तमंचावादी और पाकिस्तान को ले आना, जिन्ना का जिन्न बाहर आ जाना, और उसके बाद चिलमजीवी तक कह देना मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को बहुत कुछ उल्टा सीधा कह देना, फिर टोपी निकल आती कि जाली वाली टोपी अब जेब में चली गई है और लाल टोपी जेब से निकाल के ये पहन लेते हैं। अब कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी पर निशाना बहुत साधा गया और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर भी साधा। लेकिन अवध का चुनाव आते आते अखिलेश यादव के सुर बदल गए, वो भी जय श्री राम और जय श्री कृष्ण पे उतर आए, और अब जो है वो सीधे सीधे बात करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदुत्व की, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते आ रहे हो आप। अब चुनाव के जो बोल हैं जो राजनीतिक पार्टियों को, वो क्या इसीलिए बदले हैं कि यहां पर वो कार्ड नहीं चल पाएगा हिंदू मुस्लिम वाला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी है वो तो अपने कार्ड पर खेल रही है। हाँ, और निश्चित रूप से खेल रही है, वो अपनी बात भी कह रही है। और उसने ये जब देखा, जिसने मुद्दे चलाए, जी, पलायन का मुद्दा चला तो पश्चिम तक रह गया, फिर इधर आए बीच में तो गुंडा और ये माफिया, इसका मुद्दा चला, फिर जब पूर्वांचल की ओर बढ़ने लगे तो आतंकवाद का मुद्दा चला, क्योंकि वो आजमगढ़ से पकड़े गए थे। तो मुद्दे तो उन्होंने चलाए और देख देख करके चलाए, कब कब चलाए। लेकिन जहां तक अखिलेश की बात है तो वो विवादों से बचे, उन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई।
उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसको लेकर के टकराव हो जाता, क्योंकि एक दो बयान जो शुरू में दे दिया उन्होंने, अब वो किसी परिस्थिति में दिया हो, जैसे जिन्ना का बयान दे दिया, अब बीजेपी लेकर के उड़ गई जी, और उड़ना भी चाहिए था, चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उन्होंने क्या किया, अखिलेश ने, अब बचाव में आ गए। तो ऐसे जो विवादित बयान थे उस पर उन्होंने कहीं कुछ नहीं कहा। ये जरूर जैसे कहा कि गुंडे बदमाश, उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार बन गई और एक भी व्यक्ति इस तरीके के करेगा तो सीधे जेल जाएगा। तो ये तो जनता को आश्वस्त किया। और सच बात तो ये है कि इस बार अखिलेश ने काम और किया, जो उनके ऊपर EMY का जो बिल्ला लगता था मतलब मुसलमान यादव का, उससे बचे। उन्होंने बार बार वो बातें नहीं दोहराई, नंबर 1। नंबर 2, टिकट में भी उन्होंने ध्यान रखा और उनको ज्यादा टिकट नहीं दिया। और नंबर 3, जो उनके पास परिवारवाद का बहुत ही बिल्ला लगता था, जैसे कि अभी भी लोग कहते हैं परिवारवादी, लेकिन उस परिवारवाद के से भी दूर रखने के लिए उन्होंने तय कर लिया कि हमारे परिवार से कोई नहीं लड़ेगा, और इसके कारण अपर्णा बीजेपी में भी चली गई। तो सवाल केवल ये है कि वो विवादों से बचते रहे, और उन्होंने एक ही काम किया, पुरानी पेंशन का मुद्दा उठा दिया, उन्होंने बेरोजगारी का, पेंशन जो वृद्धावस्था पेंशन है उसका मुद्दा उठा दिया, महंगाई का मुद्दा उठा दिया, बेरोजगारी का, और उससे उन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया। लेकिन वो विवादों से बचे रहे, और उन्होंने कहीं पर भी राम कृष्ण, जबकि उनके ऊपर तो अभी आज ही आरोप लगा कि वाराणसी गए। अब वाराणसी गए तो उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में जाके पूजा नहीं किया, अब ये आरोप लग गया। अगर वो जब चले आते तो कहते देखो अब ये लोग जाने लगे हैं। तो इस तरीके के विवादों से वो अपने को बचाए हुए रहे, और जो स्थानीय मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर के उन्होंने चर्चा की। ठीक है, हमारे साथ राशिद आरिफ जुड़ गए, संवाददाता लखनऊ है, उनसे अपडेट ले लेते हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, सीधा रुक करते हैं आरिफ का। आरिफ, क्या कुछ इस वक्त की स्थिति, ताजा अपडेट आपके पास क्या है? पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा, अभी आपके पास क्या कुछ जानकारी मिल रही है, वो जरा ताजा अपडेट दे दें। देखिए, आपको बता दें कि 3 बजे तक के जो है 48% वोट पड़ चुका था। देखिए, कहीं ना कहीं पूर्वांचल का जो चुनाव है बहुत अहम माना, वोटिंग परसेंटेज चल रहा है, ये शाम तक के लग रहा है ऐसा कि कहीं के 70% भी जाएगा और कहीं 65 रहेगा। लेकिन अगर बात की जाए बल्लारपुर की, जो बहुल मुस्लिम क्षेत्र जाना चाहता है, वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कुछ कम है। देखिए, अपडेट की बात यह है कि लगातार बूथ से लोग पहुंच रहे हैं। इस बार लोग ज्यादा से ज्यादा घर से निकल रहे हैं, वोट दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात आपको बता दें, जैसे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी कह रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है कि अखिलेश यादव ने अखिल बहुत ही स्पष्ट के काम किया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी पिच पे खिलाने की कोशिश कर रही थी, इस बार विपक्ष ने ये बहुत अच्छा काम किया कि उस पिच पर नहीं पहुंचे, और हिंदू मुस्लिम देखिए करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम कहीं से फैसला चला नहीं। आपको बता दें, पूर्वांचल का जो चुनाव है वहाँ पे तो देखिए मुद्दे तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे जाति समीकरण भी है। और जिस तरह से छोटे दलों के साथ में अखिलेश विपक्ष ने गठबंधन किया है, और कहीं ना कहीं उसका फायदा भी अखिलेश यादव को मिलेगा। लेकिन एक बात और भी बता दें, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है, और जिस तरह से सूचना मिल रही है या हमारे सूचना के लोग हैं वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट वहाँ पे अच्छा। आपको बता दें, जैसे जिस तरह से बात हो रही थी अभी तक गोरखपुर सीट की, तो गोरखपुर देखिए एक तरह से योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है, और उसका 9 जिलों मात्र 9 विधानसभा में उसका प्रभाव उनका रहता है। तो कहीं ना कहीं देखिए गोरखपुर की सीट को लेकर जिस तरह की चर्चा चल रही थी, वैसा कुछ सामने आना नहीं है, और योगी आदित्यनाथ वहाँ पे बहुत अच्छी मतों से जीत रहे हैं, और उसका प्रभाव ये देखना होगा कि जो उसके लगे हुए जिले हैं वहाँ पे कितना असर होगा। क्योंकि पिछली बार आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें आई थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि क्या वो पिछले मुकाबले क्या इस बार भी अच्छा प्रदर्शन करती है, या समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन छोटे दलों से किया उसका भी उनको फायदा मिलता है। जी होंगी।
राशिद, क्यों ना माना जाए कि ये वाला जो चरण है सभी पार्टियों के लिए साख बन गई है, क्योंकि गोरखपुर सदर की अगर बात की जाए तो वहां से योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से लड़ रहे हैं, सीधी अजय कुमार लल्लू इसी चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ बात की जाए उनकी राम गोविंद चौधरी की, वो भी है विपक्ष के नेता है समाजवादी पार्टी से, वो भी चुनाव मैदान में है। ऐसे में 7 मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। ऐसे में सभी दलों के लिए नाक का सवाल होगा चरण। देखिए, ये बात मैंने इससे पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के मंत्री जो है 7 वो इस तरह के है। कहीं ना कहीं देखिए नाक का सवाल भी आता है और कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा क्योंकि 7 साल में अगर जो कि सरकार ने जिस तरह से दावे किए हैं कि अगर काम किए हैं तो वहाँ पे इनको ये प्रूफ करके दिखाना होगा, इसलिए प्रतिष्ठा का भी सवाल है। इसी में आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है सरकार में मंत्री जो रहे थे, आप समाजवादी पार्टी से है, चुनाव न लड़े, जिस तरह से उनको हमला हुआ, एक माहौल भी वहाँ पे बन गया। देखिए, इस बार अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जीतते हैं तो ये सामने आ जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं पूर्वांचल में बड़ी कमी। लेकिन अगर कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य सीट से हार जाते हैं तो समझ लीजिए राजनीति तो उनकी नहीं कहता हूँ, लेकिन राजनीति में वो बहुत पीछे आ गए। बहुत आपको बता दें कि वहाँ पे कृषि मंत्री भी लड़ रहे हैं, 7 मंत्री ऐसे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक और विपक्ष के जो दिग्गज नेता है उनके साथ का सवाल है। दूसरी बात आपको बता दें, अजय कुमार लल्लू 2 बार विधायक रहे हैं और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। देखने की बात की होगी कि आखिर वो हैट्रिक लगा पाते नहीं लगा पाते। इस बार बीजेपी फेल से इसमें कई मंत्री भी हैं और विपक्ष के बड़े नेता हैं जिनकी 7 गांव पे लगी हुई और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, छुट्टी घटनाएं भी सुनने को आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी ताकत सबने झोंक दी है और वो उनको सीट जीतनी है। इसके लिए पार्टी आला कमान से लेकर नीचे तक कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर और ऊपर तक से कई मेहनत कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या होगा ये 10 मार्च के सामने आएगा। जी ठीक है राशिद, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब रुक करना चाहूंगा डॉक्टर रमेश वर्मा जी का। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, 2012 की अगर बात कर ले तो 19 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को और 21 सीटें बसपा को मिली थी, 206 सीटें मिली थी बहुजन समाज पार्टी को और वो सरकार बनाने में कामयाब रही थी। इस बार 2 फरवरी से इन्होंने अपना चुनाव प्रचार का अभियान शुरू किया मायावती जी ने। उसके बाद चुनाव प्रचार की जो गति थी वो ज्यादा तेज नजर नहीं आई, बहुत ही सधे हुए अंदाज में वो हमलावर हुई नजर आई। हालांकि सतीश चंद्र मिश्र जो महासचिव हैं बसपा के, वो जरूर कहीं ना कहीं बोलते नजर आए कि ब्राह्मण उनके पक्ष में है, ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। ऐसे में बसपा की स्थिति का आकलन आप कैसे आकलित कर रहे हैं? क्या लग रहा है, आपका आकलन क्या है? बसपा की क्या स्थिति हो सकती है 10 मार्च को जब मतगणना होगी? देखिए, बसपा का अपना एक वोट बैंक है जी, एक 20-22% है और उसको फिलहाल तो कोई तोड़ने वाला नहीं है। ठीक है। और निश्चित रूप से जी, जब शुरुआत में ये हुआ तो मायावती नहीं आई, ये बात सही भी है। और सतीश मिश्रा को एक मिशन पर भेजा गया कि ब्राह्मणों को जोड़िए, जैसे हमने 2007 में जोड़ा और हमने सरकार बना दी। जी, अब सतीश मिश्रा पूरे 75 जिले में जा रहे हैं, उन्होंने किया भी, सब कुछ किया। लेकिन जो ये बात आपने की, ये मैसेज वहां तक भी गया, मायावती तक भी, कि जो आपका वोटर है सोच रहा है कि मायावती तो निकल नहीं रही है, तब हमारी क्या स्थिति होगी। तो फिर मायावती मैदान में आ भी गई और ये भी उनकी अपनी एक सुनियोजित रणनीति थी। मायावती आई और उनका जो वोट बैंक था वो एक तरीके से फिर उसने करवट बदली, वो अपनी तेजी के साथ आगे बढ़ गया। और मायावती ने जो भी काम किया, एक और तो अपने वोट बैंक को तो मजबूत कर ही लिया, दूसरी ओर उन्होंने मुसलमानों को भी रिझाने का काम किया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को सिर्फ मुसलमानों में ही माफिया दिखाई देते हैं और उन्होंने मुसलमानों को कई तरीके से सहयोग किया। दूसरा, उन्होंने अपने लिए वोट बैंक मजबूत करने के लिए सपा और भाजपा दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। जी, तो अगर यूं देखा जाए तो मायावती की भूमिका अपने में एक पुख्ता है और वो इस बात की भी अब चर्चा शुरू हो गई है कि अगर जैसा कि लोग कहते हैं कभी कभी, अगर कुछ सीटों की कमी बेसी हुई तो मायावती
किंग मेकर की भूमिका में दिखाई देंगी। तो ये भी एक स्थिति आ रही है। तो मायावती भले ही एक कोई बहुत बड़ा कैनवास न ले पाए, लेकिन जो उनका अपना वोट बैंक है, और एक बात और बताइए, ये जो पूर्वांचल है यहाँ पर भी उनका अच्छा खासा वोट बैंक है, इसीलिए कई जगह आप देखेंगे त्रिकोणात्मक लड़ाई होगी। पश्चिम में भी उनका अच्छा वोट बैंक रहा है, जहां भी उनके लोग लड़े हैं। तो मायावती त्रिकोणात्मक लड़ाई में भी आ गई है, और यही कारण है कि पिछले बार भी बहुत सी सीटें ऐसी थी जो मात्र 500, 200 वोट में हारी गई थी। इसलिए इस बार मायावती के लिए ये सवाल खड़े करना कि क्या होगा, हाँ अगर ये बढ़ जाती तो इनका जो वोट है, जो निश्चित रूप से उसमें लोग सेंध मारने की कोशिश करते, लेकिन आज भी जो उनका वोट बैंक है वो इंटैक्ट है और वो उन्हीं के साथ गिरेगा, इसमें भी दो राय नहीं है। आरिफ, जैसा कि डॉक्टर रमेश वर्मा कह रहे हैं कि अगर मायावती की सीटें आती हैं और किसी भी दल को सीटों की जरूरत होती है, ऐसा समीकरण बनता है कि उस समय किंग मेकर की भूमिका में मायावती होती हैं, तो मायावती किसके साथ जाना चाहेंगी? किसका समीकरण बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, बुआ बबुआ का या फिर बाबा बुआ का? देखिए, आपको बता दें जिस तरह से रमेश वर्मा जी ने कहा है, बिल्कुल सच बात कही है। और इसमें मैं भी वो करता हूँ, क्योंकि दलित जो वोटर है, मायावती का जो वोटर है, वो उन्हीं के साथ ही जाएगा। अगर मुस्लिम वोटर उनकी तरफ खिंचा के चला जाता है तो कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका ये निभाएंगी। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो मायावती जो है बीजेपी के साथ जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी से और बीएसपी में जो बीच में एमएलसी को लेकर जिस तरह से 5 विधायक उनके समाजवादी पार्टी में चले गए थे, तो बहन जी बड़ा नाराज भी थी। उन्होंने कहा भी था कि अगर हमें हराने के लिए बीएसपी को, अगर बीजेपी को जिताना पड़ेगा तो हम जिताएंगे। तो कहीं ना कहीं इन सब बयानों से भी ये साफ होता है कि अगर मायावती किंग मेकर की भूमिका में आती है तो वो योगी आदित्यनाथ के साथ में ही जाएंगी, बाबा के साथ में बुआ होंगी और बबुआ के साथ में नहीं होंगी। जी चलिए, मैं आखिरी प्रश्न ले लेता हूं डॉक्टर रमेश वर्मा जी से। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, कांग्रेस की स्थिति को कैसा देख रहे हैं? क्योंकि प्रियंका मैदान में है और कह रही हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और लगातार मुखर है वो। देखिए, जहाँ तक प्रियंका गांधी की बात है, उन्होंने परिश्रम किया है, लेकिन मैं मानता ये हूँ कि उनका संगठनात्मक ढांचा बिल्कुल चरमराया हुआ है, जिसके कारण जो वो मेहनत उन्होंने की उसका फल नहीं मिला। दूसरी बात ये भी है कि अगर प्रियंका गांधी ने ये अभियान थोड़ा पहले शुरू कर दिया होता, बहुत पहले शुरू जी, और जो इन्होंने ये कहा कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे जी, और उसी समय से इन टिकटार्थियों के बारे में भी चिंतन शुरू कर दिया होता जी, तो शायद इनको लाभ मिलता जी। लेकिन एक तो इनका संगठनात्मक ढांचा कमजोर, जी, जीरो। हाँ। अब देखिए, उन्होंने बहुत जगह से कैंडिडेट खड़े कर दिए जी। अब वो कैंडिडेट बेचारे ले मैन है, जी, उनको पॉलिटिकल कोई नॉलेज नहीं है। हाँ। अब जैसे मान लीजिए, ठीक है, एक आपने संपत्ति की दृष्टि से आपने कल्याणपुर से नेहा तिवारी खड़ा कर दिया, ठीक कर दिया। हाँ। लेकिन अगर वो पॉलिटिकल कॉन्शियस की लड़की होती तो शायद वो कुछ कर सकती, जी जी, लेकिन वो नहीं कर पा रही। बिल्कुल। तो जो मायावती के साथ में जो महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन चूंकि उनमें उतनी जागरूकता नहीं है, उनमें उनका भी इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए जो लाभ उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा जी। और दूसरी चीज ये भी है कि एक बड़ी मानसिकता बन गई, करे अब कांग्रेस में कुछ नहीं रहा तो जो लोग जाने लगे, भगदड़ सी मच गई। हाँ। पहले क्या होता था कि टिकट जिंदगी भर नहीं मिलता था, लेकिन वो भले कांग्रेस में रहते थे। अब वो स्थिति नहीं है, अब वो मानना है अब कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं। तो जिस तरीके से टूटन हुई, हमारे कानपुर में देखिए, राजाराम पाल चले गए जी, शैलेंद्र दीक्षित चले गए, ये लोग अच्छे लोग थे। हाँ। ऐसे ही पूरे प्रदेश में आरपी सिंह चले गए जी। तो ये जो तोड़ हुई, पश्चिम में मलिक बेटा बेटी टूट गए, तो इसका जो है लाभ तो दूसरों ने उठा लिया, लेकिन कांग्रेस ने जो परिश्रम किया उसका उतना उसे भी लाभ मिलने का अंदेशा नहीं दिखाई देता है। और इसीलिए अब चर्चा शुरू हो गई है कि कांग्रेस ने एक जमीन बनाने का काम किया है 2024 के लिए,
जी। और अगर वो इस तरीके से अनवरत रूप से लगी रही तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उनको लाभ मिलेगा। मैं राशिद आपका रुख करना चाहूंगा। राशिद, ये बताइए कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी मैदान में उतरी हैं, जैसा कि डॉक्टर रमेश वर्मा ने कहा कि थोड़ा देर से उतरी हैं, इन्हें पहले ही स्टैंड ले लेना चाहिए था और आकर के फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए था, लेकिन ये लेट आई हैं, थोड़ा देर में महिलाओं की बात कर रही हैं। और जैसा कि कहा कि बहुत से लोगों को राजनीतिक समझ नहीं, उन्होंने खुशी दुबे जो है उनकी बहन का जिक्र किया, नेहा तिवारी का जिक्र किया, उनको राजनीतिक समझ नहीं है, उनको टिकट देने के क्या मायने। ऐसे ही बहुत लोगों को प्रियंका ने टिकट दे दिया। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जनाधार जब 1990 के बाद से कांग्रेस नहीं आ पाई है क्योंकि मंडल कमीशन लागू हो गया था और मंडल पे फिर कमंडल भारी पड़ा था, ऐसे में 1990 के बाद जो सियासी जमीन खिसक गई है कांग्रेस की, क्या इस बार थोड़ी बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही, या जैसे डॉक्टर रमेश वर्मा कह रहे हैं कि 2024 को देख रहे हैं क्योंकि यूपी से ही होके जाता है दिल्ली का रास्ता। देखिए, मैं अभी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। जिस तरह आपने कहा है कि 1990 से, देखिए प्रियंका गांधी जो है उत्तर प्रदेश में लंबे समय से सक्रिय है, लेकिन चुनाव से साल भर पहले जैसे महिलाओं की बात की जा रही है तो उन्होंने हाथरस की घटना हो या लखीमपुर की घटना, देखिए प्रियंका गांधी ने अपनी दस्तक जो है उत्तर प्रदेश में बहुत पहले दे दी थी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से खत्म हो गई थी, उसकी जमीन नहीं थी, उसका जनाधार नहीं था, उस संगठन को खड़ा करना मेन मकसद था और प्रियंका गांधी ने ये करके दिखाया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 400 सीटों पे अगर चुनाव कांग्रेस लड़ रही है तो ये भी एक अपने में बहुत बड़ी बात है। हाँ, ठीक है कि प्रत्याशी जो उन्होंने उतारे उनको राजनीति का के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस तरह कहा था कि 40% महिलाओं को टिकट देंगे, पहले तो देखिए ये भी बात हो रही थी कि हो सकता है कि कांग्रेस को महिलाएं नहीं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं इसको भी पूरा करना था, तो इस वजह से कुछ प्रत्याशी ऐसे दिए गए जो प्रियंका गांधी ने जो वादा किया था कि 40% और हम महिलाओं के साथ खड़े, तो वो फोकस कहीं से ना हटे, इसलिए खुशी दूसरे है। और उसकी जो उन्नाव में घटना हुई थी रुचिता जी, तो वहां पे भी टिकट दिए, तो प्रियंका गांधी ने ये भी दिखाने की कोशिश की कि हम राजनीति के अलावा भी लोगों से मिलते हैं और अगर कोई राजनीति में महिलाएं आना चाहती है तो आ सकती है, क्योंकि महिलाओं को राजनीति में लाना जरूरी है। और जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार ये बात कर रही है कि हम 40% महिलाओं को आगे लाएंगे, लेकिन क्या जो राजनीति में महिलाएं हैं तो वो तो किसी नेता की बीवी है, किसी की बेटी है, जैसे आराधना मिश्रा मोना है, हाँ। तो वो केजरी की बेटी है, उनकी प्रमोद तिवारी, और इसी तरह से सलमान खुर्शीद की बीवी है जिनको टिकट दिया गया। तो ऐसे कुछ नए लोगों को भी चेहरों को लाएंगे प्रियंका गांधी। देखिए, प्रियंका गांधी के लिए प्रदेश में कांग्रेस का एक जो संगठन खत्म हो गया था, उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत किया। कहने के उत्तर प्रदेश में 2022 में कांग्रेस को सफलता ना मिले, लेकिन जिस तरह की प्रियंका गांधी ने मेहनत की 2024 में इसका फायदा उनको जरूर मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है। डॉक्टर रमेश वर्मा का रुख कर लेता हूं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आज जिस तरीके से पहले भी हम लोगों ने जिक्र किया कि मायावती देर से उतरी हैं चुनावी प्रचार अभियान में, चुनावी मैदान में देर से कूदी हैं। 2 फरवरी को उन्होंने पहली जनसभा की थी, मुझे याद है। और ऐसे में क्या जो माई फैक्टर है, एक डीएम फैक्टर है, दलित और मुस्लिम जोड़ करके मायावती सरकार बना लेती हैं, मुस्लिम और यादव जोड़ करके अखिलेश सरकार बना लेते हैं, मुलायम सिंह यादव बना लेते थे। ऐसे में क्या मुस्लिम कहीं ना कहीं छिटकेगा अब समाजवादी पार्टी से? क्या लग रहा है, कुछ नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को? नहीं, जो इस बार की जो स्थितियां हैं जी वो दूसरी है जी। स्थितियां ये दूसरी है कि हाँ। इस बार जो मुसलमान जो तथाकथित बयानबाजी हुई है जी, उससे दूरी और बढ़ गई। अच्छा। और मेरा मानना ये है कि जिन सीटों पर उसे ये दिखाई देगा मुसलमान को कि कांग्रेस या बीएसपी जीत रही है, वो बीजेपी को हराने में सक्षम है, वहां तो वो वोट दे देगी, बीएसपी को भी दे सकती है और कांग्रेस को भी दे सकती है। ठीक है। वरना जितना भी वोट है, हाँ, जैसा देखने में आया जैसा, हाँ, कि मुसलमानों का 80% वोट, हाँ, सीधे तौर पर सपा को जा रहा है। अच्छा। क्योंकि वहीं पर उनको कहीं आशाएं अपनी दिख रही हैं और ये भी वो जानते हैं कि अगर हमें बीजेपी को हराना है तो जो विकल्प के रूप में सपा आई है वो सीधे सीधे टक्कर पे आ गई है। एक बड़ी बात है।
अब वो परिस्थितियां कोई भी रही हो, लेकिन जिस तरीके से क्लोज संघर्ष हो गया, कांटे का संघर्ष हो गया, ऐसी स्थिति में मुसलमान जो है पूरी तरीके से सपा के साथ खड़ा हुआ। ठीक है, राशिद आपका रुख करना चाहूंगा। आप अभी जिक्र कर रहे थे हाथरस का। कांग्रेस ने, हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी हाथरस से लेकर के बिकरू कांड तक हर मुद्दे को साधने की कोशिश की, और बीजेपी ने शामली से लेकर के मुजफ्फरनगर दंगों तक ये प्रभावी थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन अवध में, जैसा कि जब वोटिंग थी कानपुर में, अवध की सीटों पर वोटिंग थी, चलिए हो सकता है ब्राह्मण कहीं ना कहीं नाराज रहा हो, ऐसे में ब्राह्मण को साधने की कोशिश की गई, हर तीर निशाने पर लगाने की कोशिश की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी। प्रियंका गांधी मैदान में है, जैसा कि अभी डॉक्टर रमेश वर्मा जी ने कहा कि जहां पर जो दल बीजेपी को हराता हुआ नजर आएगा, मुस्लिम उसके साथ जाता हुआ नजर आएगा। अभी डॉक्टर रमेश वर्मा ने कहा, क्या यह भी बीच में अफवाह उड़ी थी या यह कहे कि इस तरह की हवा चली थी कि सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की तर्ज पर आ जाइए और सिर्फ समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटर वोट दे दे? नहीं, देखिए रमेश वर्मा की एक बात से मैं सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान जो है 80% जो समाजवादी के साथ जुड़ा है। लेकिन आपको बता दें कि बीएसपी के साथ जिस तरह से हम भी जायजा किया है, लोगों से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए मुसलमानों के दिमाग में एक बात ये भी बैठा दी गई है कि अगर बीएसपी की सीटें बढ़ती हैं तो वो बीजेपी के साथ चली जाएगी, क्योंकि मुस्लिम 80% इसीलिए समाजवादी पार्टी के साथ में जा रहे हैं कि उसको बीजेपी को हराना है। लेकिन अगर बीएसपी को जिताता है, बीएसपी की सीटें ज्यादा आती हैं, तो बुआ की और बाबा की सरकार मिलकर बन सकती है, मुसलमानों के दिमाग में बैठा है। इसको लेकर कांग्रेस को कहा यह हो सकता है कि कांग्रेस अगर कहीं पे जीत रही है तो मुसलमान वहां पे हो सकता है, लेकिन अगर बीएसपी कहीं पे जीत रही है तो मुसलमान वहां पे बीएसपी को नहीं जिताएगा। इसकी वजह यह है कि उनके दिमाग में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बयानबाजी की है, कांग्रेस ने भी किया है, और ये बैठ गया है कि मुसलमान अगर बीएसपी को जिताता और बीएसपी बीजेपी के साथ में चली जाती है तो सीधा सीधा नुकसान होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि पूर्व में ऐसा हो चुका है कि बीजेपी और बीएसपी सरकार साथ को बना चुकी है। एमएलसी के चुनाव में जिस तरह से बहन जी का बयान आया था, मायावती ने कहा था कि समाजवादी को हराने के लिए, अगर मुझे कैंडिडेट हराने के लिए बीजेपी के कैंडिडेट को जिताना पड़ेगा तो मैं जिताऊंगी। तो कहीं ना कहीं इन बयानों का जो रिएक्शन था वो लोगों तक पहुंचा और उसका एक्शन भी देखने को मिल रहा है कि मुसलमान बीएसपी से बहुत पीछे हटा हुआ है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अगर बीएसपी की सीटें बढ़ती है तो सीधे सीधे बीजेपी के साथ चली जाएंगी। इसलिए मुस्लिम कांग्रेस के साथ चला जाएगा, अन्य दल के साथ चला जाएगा, समाजवादी के साथ तो रुझान दिख ही रहा है, लेकिन बीएसपी के साथ मुसलमान कम है। आपको बता दें कि पश्चिम में मायावती ने ये जो बीएसपी से कैंडिडेट उतारे थे तो मुस्लिम 23 प्रत्याशी उतारे थे। कहीं ना कहीं देखिए मायावती के साथ में दलित है, ये सभी जानते हैं, वो भी ये फैक्टर बनाना चाह रही थी कि मेरे साथ मुस्लिम आ जाए तो दलित मुस्लिम मिला के सीटें बढ़ सकती है, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी समाजवादी पार्टी में हो सकता है, क्योंकि मुसलमान बटा जहाँ बीएसपी में जाएगा और उसके बाद समाजवादी में, कांग्रेस में अगर बढ़ गया तो बीजेपी को सीट बहुत आसानी से वहां मिल सकती है। तो इसलिए मुसलमानों के दिमाग में पहले से ही बैठा दिया गया कि बीएसपी की तरफ आप ना देखें, क्योंकि बीएसपी बीजेपी बिल्कुल बीएसपी बीजेपी का साथ दे देगी सीटें बढ़ने पर। राशिद आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, डॉक्टर रमेश वर्मा आपका भी शुक्रिया चर्चा करने के लिए। तो जिस तरीके से अब छठे चरण की वोटिंग चल रही है, थोड़ा ही वक्त बचा है, मतदान स्थलों पर जो लोग पहुंचे होंगे वो जरूर वोट डाल पाएंगे, और ऐसे में अब रुख होगा 7वें चरण का। जो नेता हैं सभी दलों के अब 7वें चरण के लिए वो हुंकार भरेंगे, अब वो वहां के लिए प्रचार अभियान तेज करते हुए नजर आएंगे। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, तब मालूम चलेगा कि आखिरकार जनता का प्यार और आशीर्वाद यूपी में किसको मिला है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।